Hello friends, I'm Rohit Bansal. I belong to a place Mahendragarh in Haryana. I have done my BTech in Mechanical Engineering from YMCA University of Science and Technology Faridabad in 2015. After that I have worked for around 20 months in LG Electronics India Private Limited. Then I left my job and started preparing for engineering services. And this time in engineering services 2018 I have secured All India rank 8th. That was a brief introduction about me. I have also appeared in GATE examination 2018 and secured 1312 rank. That was not that much inspiring, but I got admission in IIT Delhi in Applied Mechanics department for MTech, and right now I'm doing MTech from IIT Delhi. सो बेसिकली प्रीलिम्स में दो स्टेजेस हैं, जीएस और टेक्निकल. सो दोनों को मैं साथ लेकर चलता था. ऑलमोस्ट अक्टूबर तक मैंने अपना कोचिंग में अपना कोर्स ख़त्म कर लिया था. इसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ में अपीयर करके अपने कोर्स को रिवाइज़ किया. तो मैंने अपनी कोचिंग मार्च में स्टार्ट की थी. प्रीलिम्स के लिए मेरा सिलेबस अक्टूबर तक ख़त्म हो गया था. अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैंने उसके बाद मेरे पास अच्छा खासा टाइम बच गया था, अराउंड 2 मंथ्स, कि मैं अपना रिवीजन कर सकूं और टेस्ट सीरीज़ दे सकूं. सो अक्टूबर के बाद मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि टेस्ट सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी को बनाया. मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए और फुल लेंथ टेस्ट दिए. सो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिवाइज होते चले गए. और जैसे ही मैंने ऑलमोस्ट नवंबर मिड में मैंने फुल लेंथ टेस्ट देने स्टार्ट किए थे, तो फुल लेंथ टेस्ट से मेरे को प्रॉब्लम्स क्या थी या फिर जो जहाँ मैं लैक कर रहा था वो मेरे को पॉइंट मिलने लग गए और उन पे मैंने काम करना स्टार्ट किया. बेसिकली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में दो पॉइंट जो रहे, दो जो की सक्सेस पॉइंट रहे, वो एक तो टेस्ट सीरीज थी और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे हमें एक बेसिकली आइडिया मिल जाता है कि हमें किस टाइप से अपने प्रिपरेशंस को करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं. और ऐसा भी होता है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं. सो वो डायरेक्टली आपको अप्रोच पता होती है कि आपको एक क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, तो उससे काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है. तो प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज की पॉइंट रहे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए. तो प्रीलिम्स में बेसिकली जीएस और टेक्निकल दो डिवीज़न है और जीएस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. और बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है जीएस वाला पोर्शन, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी हो गया, मैथ्स और एप्टी तो हम गेट के लिए पढ़ते ही हैं. तो ऑलमोस्ट 50% जो सिलेबस होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही कवर हो जाता है. तो और बाकी जो बच गए हैं उनके लिए हम इनको, जैसे मैंने क्या किया था कि मैं इनको डिवाइड कर लेता था कि ये वाले टॉपिक्स मेरे को अपने टेक्निकल के साथ पढ़ने हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी हो गया, मैथ्स हो गया, एप्टी हो गया. इनको मेरे को अपने टेक्निकल के साथ पढ़ना है. कुछ एक टॉपिक्स थे, ड्राइंग और एथिक्स था. तो ये इतने बड़े टॉपिक्स नहीं थे, थोड़े छोटे टॉपिक्स थे. स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 1 दिन का 2 दिन का टाइम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आखिरी में आप आ जाते हैं तो ये 2 घंटे 3 घंटे में ये सब्जेक्ट रिवाइज आप कर सकते हैं. तो इनके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी बन सकती है. बाकी जो एनवायरनमेंट और करंट अफेयर बच जाते हैं, ये टॉपिक्स थोड़े से वास्ट है. इनका पर्टिकुलर आपको एकदम से कंप्लीट करने के लिए आपको ना तो उतना मटेरियल अच्छे से मिल पाता है. तो इसके लिए आप डेली कुछ मैगजीन्स आप फॉलो कर सकते हैं. हाँ, करंट अफेयर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर को आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स पे उतना टाइम स्पेंड करना अभी उतना टाइम है भी नहीं और उतना टाइम लगाना बेनिफिशियल नहीं रहेगा. तो इसके लिए लेकिन इनको आप साथ साथ लेके चल सकते हैं कि डेली आपने आधा घंटा 1 घंटा एनवायरनमेंट और करंट अफेयर पे लगा दिया. तो आईसीटी पे ये 3 टॉपिक्स पे अगर आप डेली आधा घंटा 1 घंटा या वीक में 3 बार 4 बार 2 बार कुछ टाइम आप देते चले जाएंगे तो आपको मेमोराइज होते हुए चले जाएंगे इनके जो पॉइंट्स होते हैं. तो ये आप बेसिकली जीएस के लिए आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं. तो इसके बाद जब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो चुका था जनवरी में, तो रिजल्ट जब आया फेब में, इसके बाद जून तक एग्ज़ाम के लिए अराउंड 5 मंथ्स थे, 4.5 to 5 मंथ्स. तो मेंस के लिए बेसिकली जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की, कोचिंग मैंने अपनी ली मेंस के लिए भी,
उसके बाद जो बेसिकली जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरा मेरा जो मेन फोकस रहता था वो रहता था, एक तो मैं एल्गोरिदम बनाने में बिलीव करता था कि बहुत सारे मेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम की। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने जो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनके लिए मैंने एल्गो बना लिया था कि मेरे को ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि उसमें मैं अच्छा खासा टाइम एक सेव कर पाऊँ। तो एक एल्गोरिदम वाला पॉइंट रहा। और दूसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन सिलेक्शन का। मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिंपल क्वेश्चन देख के एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हो सकता है आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम कर ले, जो कि एक डिसएडवांटेज हो सकता है। सो क्वेश्चन सिलेक्शन एक दूसरा पॉइंट रहता है। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेशन और राइटिंग। राइटिंग तो ठीक है, आप उस पर ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को आप ऐसा रखिए कि आपकी राइटिंग उसमें चेक करने वाले को बोदर ना करे। अच्छे से आप जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, आपके मार्क्स भी उसी तरह इंक्रीज करेंगे। मेंस के लिए मेंस के टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्यूकैप जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्यूकैप में आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, उसी स्पेस में आपको अपना क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए बहुत कम स्पेस अलॉट हुआ है। जैसे कि इस बार हुआ था, बहुत से क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें बहुत कम स्पेस अलॉटेड था, तो आपको अपना आंसर उसी हिसाब से फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये एक स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, जो आपको टेस्ट सीरीज के जरिए आराम से मिल सकती है। सो इसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आउट हुआ, तो इंटरव्यू के लिए एज सच टेक्निकल की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती। हाँ, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं जो हमें आती तो हैं, हमें पता भी होता है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन वर्बली उसको लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि सिंपल हम स्ट्रेस की डेफिनेशन भी ले लें, तो हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज हमें पता है, लेकिन एक वर्बली उसको आंसर करना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन मैंने की। और दूसरा जो इंटरव्यू है वो अभी पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, उसका नाम भी यूपीएससी ने चेंज करके पर्सनैलिटी टेस्ट कर दिया है। तो पर्सनैलिटी को वो जज करते हैं। अगर आप टेक्निकल क्वेश्चंस को सभी को आंसर्स नहीं भी करते हैं तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। तो सिंस मैंने जॉब की थी, तो एक अच्छा खासा मेरे को इंटरेक्शन करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट रहा वहाँ पे। लेकिन तो इंटरव्यू के लिए जो मेन फोकस पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो लॉज हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, उनको बार बार वर्बली आप बोल के देखिए, तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सिंस मैकेनिकल का सिलेबस अपने आप में एक बहुत वास्ट सिलेबस है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम जब हम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो ये एक और वास्ट सिलेबस हो जाता है। इसमें जीएस भी ऐड हो जाता है, मैकेनिकल अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना हम पढ़ रहे हैं, कवर कर लिया एक बार सिलेबस को कवर करना, ठीक है, आप 4-5 महीने लगा के उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तो वो किसी यूज़ का नहीं रहता है। तो मैंने अपना सिलेबस एक बार जैसे अक्टूबर में ख़त्म कर लिया था प्रीलिम्स के लिए, तो इसके बाद मैंने अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसे बनाई कि जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में देता था, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि एक वीक में मेरे को 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है और 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट देने हैं। तो जब ये वाला काम हो जाता था, तो नेक्स्ट वीक में जब मैं जाता था, तो प्रीवियस सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना होता था, उन टेस्ट में जो गलती की थी उनको एनालाइज करना होता था, और नए टेस्ट को देना होता था। ऐसे-ऐसे करके हर वीक मैं ऐड ऑन करता चला जाता था कि लास्ट वीक का भी रिवाइज़ करना है, फिर फर्स्ट वीक कुछ एक सब्जेक्ट्स और प्रीवियस वीक के उठा लेता था, जितना टाइम होता था। तो इस तरह से मैंने अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को बनाया, ताकि नवंबर मिड तक मैंने अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया, और फिर मैं फुल सिलेबस टेस्ट देने लग गया। बीच-बीच में कुछ एक क्विज़ भी मैं सॉल्व करता था, कि जिससे मेरे को ये ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ने में उतना यूज़फुल उस टाइम पे नहीं रहता है। आपको अगर एक टॉपिक पर्टिकुलर मिल जाए कि इस टॉपिक में मैं वीक हूँ, या फिर इस टॉपिक पे मेरे को और ज़्यादा वर्कआउट करना है, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और ये काम जो छोटे-छोटे डेली क्विज़ ग्रेड अप पे जैसे सोल्व आप कर सकते हैं, वो जब करते हैं तो वहाँ से आपको पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाता है कि इस सब्जेक्ट में मेरा ये टॉपिक वीक है। तो उस टॉपिक पे वर्कआउट करके आपकी वो सिलेबस की प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी को प्रीलिम्स तक फॉलो किया था। हर दिन आपके माइंड में अलग थॉट्स आते हैं,
कंपटीशन इतना है तो अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, कुछ कुछ एक रिजल्ट्स भी बीच में आ जाते हैं। जैसे मेरा गेट का रिजल्ट आया था तो उतने इंस्पायरिंग रिजल्ट नहीं थे, सिंस आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग सर्विसेज। फिर भी आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। तो इन चीज़ों को आपको डिमोटिवेशन वहाँ पे फील होता है। तो उस डिमोटिवेशन को कर्व करने के लिए हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, और मैं तो अच्छे से ब्लेस्ड था कि मेरे को वहाँ से पूरी हेल्प मिलती थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि डिमोटिवेशन को कर्व करने के लिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट होता है वो होता है स्टडी। आप अगर डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो थोड़ी देर आप पढ़ाई कीजिए, आपको अच्छा फील होने लगेगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट आप उठा लीजिए जो जो सिंपल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। तो अगर आप उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और उसके बाद आप डिमोटिवेट फील नहीं करेंगे। मतलब ये एक स्टडीज़ जो है वही एक सॉल्यूशन होता है डिमोटिवेशन से लड़ने का। और डे टू डे प्रिपरेशन में और भी जैसे अगर आप दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी भी आती हैं कि हाँ, कोचिंग्स जो होती हैं वो ऐसी लोकेशंस पे नहीं है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है आपको उस ड्यूरेशन में। तो अपना प्राइमरी फोकस जब आप बना लेते हैं कि मेरे को ये वाला फोकस अचीव करना है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेकेंडरी रह जाती हैं। और वो स्ट्रगल होता है लेकिन वो थोड़ा-सा आप उसको करते चले जाते हैं। आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि हाँ, मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप टेस्ट देते हैं, उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मॉक प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर और डेली क्विज़ेज़ जो होती हैं, वो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये एक की होती है सक्सेस की। आप कितना भी सिलेबस को पढ़ते चले जाइए, वो फ्रूटफुल तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको पेपर पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फाइनली आपको जब एग्ज़ामिनेशन देना है, यूपीएससी देना है, तो अपने पूरी पढ़ाई को हर चीज़ को एक पेपर पे प्लॉट करना है, रिप्रेज़ेंट करना है अपने आप को। तो जब तक आप उसको रिप्रेज़ेंट करने ऐसा भी हो सकता है कि आपको सब कुछ आता है लेकिन आप उसको अच्छे से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते, तो वो फिर यूज़फुल नहीं रहता है। फ्रूटफुल वो तभी होता है कि आप पेपर में अपना 100% दे पाएँ। सो ये चीज़ें करने के लिए आपको मॉक प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर और डेली क्विज़ेज़ तो करने ही पड़ेंगे। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको अपने वीक पॉइंट्स मिलते हैं और कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है। जीएस के लिए 2 घंटे का टाइम आपके पास होता है, गेट में सिर्फ 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है। तो वो उतने ही टाइम में आपको अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है। तो ऐसा करने के लिए आपको कितना भी आता हो, लेकिन अगर आपको ये वाली स्किल नहीं है कि रिप्रेज़ेंट वहाँ पे कैसे करना है, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो जो मॉक टेस्ट या डेली क्विज़ेज़ जो होती हैं वो आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हैं। आप एक दिन में 1-2 क्विज़ जब दे रहे हैं, तो आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाता है पीछे के सब्जेक्ट्स का, और आपको कुछ वीक टॉपिक्स आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं। और जैसे आप क्वेश्चंस के थ्रू आपके वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उन पे जब आप वर्कआउट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देते हैं आखिरी तक। तो अ, और जब आप मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो वहाँ से आपको अपनी स्ट्रैटेजी मिलती है कि मेरे को इस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर में उतरना है, इस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। अपने 3 घंटों को कैसे मैनेज करना है, मुझे 1 फ़ोल्ड में पेपर सोल्व करना है या 2 फ़ोल्ड में पेपर सोल्व करना है। जैसे मैं फ़ॉलो करता था कि मैं 3 फ़ोल्ड रखता था अपने पेपर को सोल्व करने के लिए। एक फ़ोल्ड में मैं स्टार्टिंग में मैं जो सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन्स होते थे उनको टिक कर लेता था ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं जाता था तो थोड़े से जो डिफ़िकल्ट होते थे लेकिन जो मुझे आते हैं, जो जिन पे भरोसा है कि मैं कर लूँगा, वो वाले क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर लेता था। और थर्ड में जिनको मैं हाँ, लगता था कि मैं करके देख सकता हूँ या फिर जो मेरे से होंगे या नहीं होंगे, उन पे मैं जाता था अगर टाइम बचता था तो। इस टाइप की अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे तो वो, और उसको आप मॉक टेस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा। और जैसे-जैसे आप डेली क्विज़ देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ होते चले जाएँगे और फ़ॉर्मूलाज़ आपको रिमेंबर रहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है फ़ॉर्मूलाज़। गेट एग्ज़ामिनेशन के लिए तो फ़ॉर्मूलाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो ग्रेडअप पे जो डेली क्विज़ेज़ आती थी, वो मैं सोल्व करता था। वहाँ से एक तो एक क्विक रिवीजन मिल जाता था। दूसरा ये होता था कि आपको अपना स्टैंड पता लग जाता है कि हाँ, आप इतने वहाँ पे हमें दिखा शो करता है कि इतने स्टूडेंट्स में आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और अगर आप वो इम्प्रूव करते चले जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाता है। तो ये बेनिफिट हमें वहाँ पे मिलता है। और एक होती है कि
फार्मूलाज़ को, जैसे मैं पीछे भी मेंशन किया मैंने कि फार्मूलाज़ को रिमेंबर करने के लिए अगर आप ऐसे डेली क्विज़ेस कुछ सोल्व करते चले जाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेटर लर्निंग मिलती है फार्मूलाज़ की। जैसे मैंने पीछे मेंशन किया था कि फार्मूलाज़ को रिमेंबर करने के लिए अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व करके वहाँ से फार्मूला उसमें यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक आपको याद रहता है। अगर आप ऐसे ही लर्न करते चले जाते हैं तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप क्विज़ वगैरह डेली सोल्व करते हैं तो फ़ॉर्मूलाज़ भी रिमेंबर होते चले जाते हैं, आपको अपना स्टैंड पता लगता चला जाता है और आपको अपने वीक टॉपिक्स मिलते हुए चले जाते हैं। तो डेली अगर आप उसको धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करते हुए चले जाते हैं तो पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है। तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि जितना भी टाइम आपको मिल रहा है अभी अ, अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। पीछे जो हो गया, जितना आपने कर लिया वो अच्छा है, उसको ऐसा मत सोचिए कि मैंने कम किया है या फिर मैं अब नहीं कर पाऊँगा या अब गिव अप कर देता हूँ, ऐसा थॉट्स बिल्कुल मत लाइए। जितना भी टाइम बचा है और आपने जितना भी पीछे पड़ा है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, वो आपको ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। और बहुत कम टाइम अभी बच गया है, प्रीलिम्स में 40 दिन ही बचे हैं, उसके बाद गेट का एग्ज़ाम में 1 महीना बच जाएगा। तो इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अपने आप को रिप्रेज़ेंट कीजिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो कीजिए, अपनी गलतियों को एनालाइज़ कीजिए, उनसे सीखिए और गिव अप बिल्कुल मत कीजिए इस टाइम पे। मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप मोटिवेटेड बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो अच्छे से अपनी जी जान से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।